केसरिया बालम आओ हमारे देश। बोल, अब बोल, क्या कह रहा था तू? बोल, जबान क्यों बंद हो गई? क्या सोच के पकड़ा था तूने मेरी पत्नी का हाथ? हाँ, कि तू यहाँ कुछ भी करेगा और तुझे रोकने वाला कोई नहीं है? हाँ? क्या सोच के पकड़ा? तुम्हारी हो कौन सा? मन छोड़ दो, हमारे से गलती हो गई, भूल हो गई। कान खोलकर सुन लो गुमान सिंह, आज के बाद अगर तुमने मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो जान से मार दूंगा। नहीं कुंवर साहब, आज के बाद आपकी पत्नी जिस रास्ते पे चल रही होगी उस पे चलने की भी मैं नहीं सोचूंगा। इस बार मेरी गलती माफ कर दो। याद रखना गुमान सिंह, गलती सिर्फ एक बार माफ की जाती है, बार बार नहीं। तुम रुक्मी और उसके परिवार को पहले भी बहुत परेशान कर चुके हो और यह मत समझना कि मैं कुछ जानता नहीं। सिर्फ तुम्हारी उम्र का लिहाज करके मैंने अब तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है गुमान सिंह, आखिरी मौका। समझ गए हुकुम, सब समझ गए हो। इस आखिरी मौके को जीवन दान मान के मैं अट्ठे से चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। और किसको जानना है? हाँ? और किसको जानना है यहाँ कि मेरी पत्नी यहाँ इस वक्त क्यों आई है? कान खोलकर सुन लो सबके सब। मेरी पत्नी यहाँ इस वक्त अपने बीमार बापू की सेवा करने के लिए आई है। मैंने भेजा है उसे यहाँ। इससे ज्यादा ना किसी को जानने की जरूरत है और ना समझने की। समझ गए सबके सब? चलो रुक में। जीजी चलो। अरे इतनी देर काहे लगा दी दवाई लाने में? कुंवर साहब आप आओ, पधारो। घीसू के बापू देखो कुंवर साहब आए हैं। तो सदा सुखी रहो। अरे आप आराम से लेटे रहिए प्लीज। ठोक दो। खुश रहो। अरे रुक्मी, तू अठे खड़े खड़े क्या कर रही है? जा भीतर जा, कुंवर साहब वास्ते गुड़ और पानी लेकर आ जा। अरे नहीं, आप बैठे रहिए। बापू, आज गुमान सिंह ने फिर से रास्ते में माई जीजी का हाथ पकड़ लियो, पर कुंवर साहब ने सारे गांव के सामने उसे अच्छा मजा चुकायो। घड़ा एहसान हुआ कुंवर साहब। आप फिक्र मत कीजिए, अब वो आप लोगों को कभी परेशान नहीं करेगा। अचानक कैसे आना हुआ कौन सा? वो पापा सा की शोक बिनाई की रस्म में मैं न्योता देने आया। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन रस्म तो निभानी पड़ेगी। आप ठीक कह रहे हैं कुंवर साहब, दुनिया की रस्म तो निभानी पड़े। आप चिंता ना करो, मैं रसाल के बापू को तड़के ही भिजवा दूंगी। नहीं, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ऐसी हालत में इनका बस में सफर करना ठीक नहीं। ये 10,000 रुपए हैं, रख लीजिए। रसाल ने भिजवाया। अरे पर रसाल को हमारी बीमारी का पता कटे से लगा? मैंने रसाल जीजी को फोन किया तो। अरे थारे को क्या जरूरत थी? और ठीक ही तो किया इसने। अगर आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती और तब रसाल को पता लगता तो क्या उसे ज्यादा दुख नहीं होता? अब मैं क्या कहूँ कौन सा? आप तुम्हारा मुंह ही बंद कर दियो। कुछ मत कहिए, बस ये पैसे रख लीजिए। और जमाई से पैसा लेना तो क्या जमाई को आप अपना बेटा नहीं मानते?
मैं चलता हूँ। तो अरे कुंवर साहब, आपके कपड़ा में तो गीली मिट्टी लग गई। अरे तू कौरसा को बिठाने से पहले वह मिट्टी तो साफ करती है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ना, ये गीली मिट्टी यूं ना निकलेगी, पानी से धोना पड़ेगा, नहीं तो जम जाएगी ये। रुक्मी, बेटा कौरसा को ले जा और पानी से मिट्टी धुला दे। तुमसे मैंने कहा ना मैं खुद साफ कर लूंगा। एक बारी में बात समझ में नहीं आती है क्या? कोई बहाना ढूंढती रहती हो मुझे छूने का। नहीं कुंवर साहब, मैं तो वो कपड़ा साफ करने। ओह शट अप! ये गांव वालों के सामने मैंने तुम्हें अपनी पत्नी कहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी पत्नी हो। मैंने वहां तुम्हारी तरफदारी सिर्फ इसलिए की क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी रसाल और उसके परिवार वालों पर कोई उंगली उठाए या उन्हें परेशान करे। अपनी बहन के पति के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए अगर तुम्हें नहीं आता है तो जाके अपनी माँ से सीखो। आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम मेरी कुछ नहीं लगती और ना ही कभी लग सकती हो, ये बात याद रखना। आखिर महारी रसाल ने कुंवर साहब के मन में जगह बनाई ली। अब बता भी दो, क्या कहना चाह रहे थे तुम? फोन पे तो कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब से आए हो कुछ कह भी नहीं रहे हो। प्लीज मोहित, तुम्हें इस तरह देखकर मुझे भी परेशानी हो रही है। कोमल, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, घर के बारे में और अपने बारे में। तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? इसलिए कि शायद तुम्हें बात सुनकर बुरा लगे, लेकिन फिर भी शादी से पहले मैं तुम्हें ये बात बता देना चाहता हूँ। तुम्हारी कोई भी बात मुझे बुरी नहीं लगती मोहित, लेकिन आज रहने दो। मैं कोई भी टेंशन वाली बात नहीं सुनना चाहती। मगर कोमल, मोहित, तुम जानते हो घर में क्या चल रहा है, सब कितने परेशान हैं, मैं कितनी परेशान हूँ। लेकिन जब तुमसे मिलती हूँ अपनी सारी परेशानियां भूल जाती हूँ और एक नई उम्मीद से घर लौटती हूँ। तुम मेरा हौसला हो मोहित, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा बने रहो। तुम्हें देर हो जाएगी, चले? थोड़ी देर रुक जाओ ना, वैसे भी जब से आए हैं हमारे बीच कुछ बातें भी नहीं हुई। सारा दिन निकल गया है और मैं पैसे का इंतजाम ना कर पाई। कहीं कुंवर साहब की बात ना मानकर मैंने गलती तो ना कर दी, पर मैं कुंवर साहब से कैसे पैसे लेती? ताई साहब को
मन्ने और मारे बापू को नीचा दिखाने का एक और मौका कैसे देती। न जाने बापू की क्या हालत होगी, पता करूं तो भी कैसे। हूं भी घर से घना दूर है और अब तक दुकान बंद हो चुकी होगी। पता नहीं बिना पैसे के वैद्य ने भी दवा दी भी होगी या ना, पर वो लोग बेचारे भी कट्ठे से पैसे लावेंगे। पहले ही सर पे इतना कर्जा है। हे माता जी महाराज, हमारे बापू की जान बचा लो। मैं तन्ने 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हेलो रसाल जीजी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अभी तो नहीं, पर अब जरूर ठीक हो जाएंगे। अब क्या कह रही हो? बस बस, अब इतनी भी भोली बनने की जरूरत ना है। कुंवर सा ने बापू को 10,000 दे दिए और उनको सब बता दिया कि कैसे खीसू से फोन पर बात करने पर थारे को उनकी चिंता हो गई और कैसे तूने कुंवर सा को पैसे लेकर राजौर भेज दिया। कुंवर सा राजौर आए थे? कब? अब हमारे सामने बहाने ना पड़ा। अपनी बींदड़ी का हुक्म हुआ तो वो ना आवेगी। मैं बहुत खुश हूं रसाल कि आखिर तूने कुंवर सा के मन में जगह बना ही ली। रसाल, क्या हुआ? जीजी सच सच बताओ, बापू कैसे हैं? परसों छोटे ठाकुर सा की सोग बिनाई की रस्म में हवेली आ रहे हैं। कुंवर सा ने खुद न्योता दियो है। तब तो खुद ही मिल लेना उनसे और देख लेना वो कैसे। हमारे को माफ कर दो माता जी महाराज। अपने कुंवर सा के रूप में हमारे और बापू के वास्ते सिया बेच दिया। नहीं ना मैं चढ़ पाई। अपनी झूठी आड़ की खातिर मैंने उनका दिल दुखाया। हमारे को माफ कर दो। को माफ कर दो कुंवर सा। आपका ये एहसान मैं अपनी जान दे के भी ना चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो? अगर तू मेरी जगह होती तो क्या ऐसा नहीं करती? घबरो मत, तुम्हारे बापू बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। दरअसल तुम्हारा दुख, तुम्हारा गुस्सा सब जायज है, मैं समझ सकता हूं। हम दोनों के परिवारों के बीच हालात ने रिश्तों को जिस तरह तोड़ा मरोड़ा है, हमारा एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो और अगर तुम भी ये बात मानती हो तो अब तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अच्छा तो अब बताओ, तुम्हारी मदद करके मैंने कुछ गलत किया? तो फिर तुमने मुझसे पैसे लेने से इनकार क्यों किया? रणबीर, अरे बिंदरी ने ऐसे सवाल पूछकर और परेशान ना कर। इसने तो अपने खानदान और पीर दोनों का मान रखा है।
रसाल, थारी खुददारी कोई और समझे न समझे, मैं समझ चुकी हूँ। और रणबीर, अब मने थारी कोई चिंता नहीं। थारे को रसाल के सुपुर्द करके अब मैं सुकून से आंखें बंद कर सकूं। कैसी बात कर रही हैं आप? मुमल, जी भाई साहब। इतनी रात तक कहाँ थी तुम? वो भाई साहब, वो लाइब्रेरी गई थी। लाइब्रेरी तो 5 बजे बंद हो जाती है ना, और इस वक्त 8 बज रहे हैं। वो रास्ते में एक सहेली मिल गई थी। बातों बातों में वक्त कैसे निकल गया पता नहीं चला। मुमल, हमारे घर की बहू बेटियां रात को बाहर नहीं घुमा करती, यही कहते थे ना पापा। आज के बाद अंधेरा होने से पहले तुम घर वापस आ जाओ, समझी? जी भाई साहब। रसाल, मुमल नहीं आई नाश्ता करने? वो अभी तक सो रही है क्या? जी वो उसके सिर में दर्द है। आप नाश्ता कर लीजिए, थोड़ी देर बाद मैं मुमल को उसके कमरे में ही नाश्ता दे आऊंगी। ठीक है। अपने बाप से बड़ा लगाव था मुमल ने, इसीलिए तो आजकल चुप चुप सी रवे है। बड़ा सदमो लाग्यो है छोरी ने। होवे गई मौसा, आज तक मन ने विश्वास नहीं हो रहा है कि मारा भाई मेघ अब इस रोज सवेरे ऐसा लगे है कि मेघ अभी आएगा और हमारे से पूछेगा कि भाई साहब आज क्या करना है। मन में एक बावली सी आशा बार बार बोल रही है कि मेघ अगर 5 मिनट जल्दी या 5 मिनट देर से निकलता तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती। नहीं बड़े ठाकुर साहब, तो भी ये दुर्घटना नहीं टलती, क्योंकि ये दुर्घटना थी ही नहीं। दुर्घटना न थी? ये क्या कह रहे हो थानेदार साहब? हाँ बड़े ठाकुर साहब, कोई है जो नहीं चाहता था कि ठाकुर मेघ सिंह जिंदा रहे। मेघ सिंह की मौत दुर्घटना में नहीं हुई, बल्कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया और उनकी हत्या की गई। क्या?